पारिस्थितिकी विज्ञान में संगठन के विभिन्न स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। आखिर ये क्या है, पहले तो आपको ये समझना है। पारिस्थितिकी विज्ञान में संगठन के विभिन्न स्तर से आशय क्या है, आप समझना मित्रों, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मान लो कोई एकल जीव है, एक पारिस्थितिकी प्रदेश है। पारिस्थितिकी प्रदेश में कोई एक जीव है। उस जीव के साथ साथ आपको पता है कि केवल वो अकेला होगा नहीं, उस जीव में उसके ही जाति, उसके ही प्रजाति के अन्य जीव होंगे। कई प्रजाति के जीव हैं जो आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगे। जीवों में मित्रों पादप वर्ग भी होगा, जंतु वर्ग भी होगा तथा कुछ सूक्ष्म जीव भी होंगे। अर्थात एकल जीव, जीव की प्रजाति, विभिन्न प्रजातियों में आपस में अंतर संबंध। तो एक सूक्ष्म इकाई से लेकर, एकल जीव मतलब सूक्ष्म इकाई, एक सूक्ष्म इकाई से लेकर पारिस्थितिकी प्रदेश की वृहत्तम इकाई के मध्य का संबंध, मध्य का लिंकेजेस ही पारिस्थितिकी विज्ञान में संगठन के विभिन्न स्तर कहलाते हैं। विभिन्न स्तर के नाम से इन्हें जाना जाता है। मित्रों, यह एक संरचना है जिसमें एक कड़ी, जिसमें से एकल इकाई से लेकर वृहत्तम इकाई जुड़ रहे हैं, तो जिसमें से एक कड़ी दूसरी कड़ी से निश्चित रूप से जुड़ी हुई है। पारिस्थितिकी विज्ञान में संगठन के विभिन्न स्तरों को हम 6 भागों में बांटते हैं। आप यहां पर बोर्ड में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहला है इकोलॉजिकल इंडिविजुअल, जिसे हम जीव या समष्टि कहते हैं, जीव या व्यष्टि कहते हैं, सॉरी इसे ठीक करेंगे, जीव या व्यष्टि कहते हैं। दूसरा है इकोलॉजिकल पॉपुलेशन, जिसे हम समष्टि के नाम से जानते हैं। तीसरा है इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जिसे हम समुदाय के नाम से जानते हैं। समुदाय से बड़ी इकाई के रूप में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बड़ी इकाई के रूप में बायोम्स या जीवोम, और सबसे वृहत्तम इकाई के रूप में हमारा वृहत्तम इकाई के रूप में आता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यहाँ कुछ डायग्राम्स के माध्यम से हम इन सारी चीजों को, और पीपीटी के माध्यम से भी इन सारी चीजों को स्पष्ट करते हैं। मित्रों, यहां पर आप देखो, आपको बहुत ही तरीके से इस डायग्राम में चीजों को समझाया गया है। 2 डायग्राम इसके लिए हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक डायग्राम तो यह होगा, तो दूसरा डायग्राम आपके लिए यह होगा। सब में समझे, इसमें भी समझे और पहले वाले में समझे। देखो कैसे, यहां पहले इसमें देखो आप, कोई एक मान ले पोखर है, तालाब है, कुछ भी है, नदी जल है, कहीं का भी आप जलीय पारितंत्र ले लें, स्थलीय पारितंत्र ले लें। उस स्थलीय पारितंत्र में किस तरह से जीव, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम जो भी है, आप देखना चाहें बायोम्स जुड़े हुए तो कैसे हैं। जीव क्या है? इंडिविजुअल, अकेला जीव क्या है? यहां पर अकेला जीव है। देख रहे हो आप कि अकेला मेढक चुपचाप बैठा हुआ है। अकेला मेढक यहां पर चुपचाप बैठा हुआ है, ये जीव है। जब भी हम पारिस्थितिकी विज्ञान में जीव के बारे में अध्ययन करेंगे तो जीव किसको कहेंगे? कोई भी वह इकाई जिसमें जीवन पाया जाता है, कोई भी वह प्राणी, वनस्पति या सूक्ष्म जीव जिसमें जीवन पाया जाता है, वह क्या कहलाएगा? वह जीव कहला जाएगा, वह जीव कहलाएगा। ओके मित्रों, जीव है, ये अकेला है। यहां वह जीव मेढक है, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है। कोई एक विशिष्ट प्रकार की मछली हो सकती है, कोई एक विशिष्ट प्रकार का मोलस्का हो सकता है, कोई एक विशिष्ट प्रकार का पादप हो सकता है। पर यहां पर एकल जीव जिसमें जीवन पाया जाता है तथा पारितंत्र में निवास करते हुए वह अपनी क्रियात्मकता को प्रदर्शित करता है, वह क्रियाशील है, उसे क्या कहा जाएगा मित्रों? यहां पर जीव कहा जाएगा। ओके, अब जीव से कैसे बनता है पॉपुलेशन? व्यष्टि से कैसा बनता है समष्टि? व्यष्टि है, व्यष्टि से समष्टि कैसे बनेगा तो समझो। मान लो यहां मेढक है, जो एग्जाम्पल है मित्रों, आप उसी को देखोगे। जो यहां पर मेढक है, अब मेढक अकेला होगा नहीं, एक तालाब या पोखर ही है, एक बांध या जलाशय ही है, उसमें एकल मेढक नहीं होगा, उसमें ढेर सारे मेढक हैं।
एक ही जाति के, एक ही प्रजाति के। अब यहां देखो मित्रों, एक नया शब्द आ रहा, प्रजाति या जाति। हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप इससे समझ लेंगे पॉपुलेशन क्या है, उसके बाद हम जाति एवं प्रजाति में ही पहुंच जाएंगे। तो इंडिविजुअल मेढक था, मेढक जैसे ही कई मेढक आपस में मिलकर, अर्थात एक जाति के विभिन्न मेढक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, पारिस्थितिकीय जनसंख्या का निर्माण कर रहे हैं, पारिस्थितिकीय समष्टि का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो मित्रों, मेढक था तो मेढक के साथ हमने मछली नहीं जोड़ा, मेढक था तो मेढक के साथ हमने वनस्पति नहीं जोड़ा, मेढक था तो मेढक के साथ हमने कोई अन्य मोलस्का ग्रुप, कोई अन्य ग्रुप यहां पर फोरामेनिफोरा ग्रुप आदि मैंने नहीं जोड़ा। वो अकेला मेढक और उसके समान ही अन्य मेढक का समूह मिलकर क्या कहलाता है, यहां पर पारिस्थितिकीय जनसंख्या कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से मित्रों, जैसे आप मानव के संदर्भ में देखते हैं तो आपको पता है कि मानव एक ही प्रजाति का है जिसे आप होमोसेपियंस सेपियंस कहते हैं। तो मानव अकेला अगर बात करें तो वह जीव है। फिर से उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मान लीजिए निर्माण की कक्षाएं हैं, यहां निर्माण की कक्षाओं में आप अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप एकल राजेश मिश्र के बारे में बात कर रहे हो तो राजेश मिश्र जीव हैं, क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है, क्योंकि यह क्रियाशील हैं। मित्रों, क्रियाशील का मतलब, क्रियाशीलता का मतलब केवल पढ़ाना नहीं है, क्रियाशीलता का मतलब है किसी भी प्रकार की क्रियात्मकता। ओके, तो मैं जीव हूं, लेकिन क्या मैं अकेला हूं? नहीं, मेरे जैसे अन्य शिक्षक भी हैं, मेरे जैसे हमारे प्रबंधक महोदय भी हैं, मेरे जैसे हमारे एम्प्लॉइज भी हैं, मेरे जैसे हमारे विद्यार्थी भी हैं। तो निर्माण एक मित्रों क्षेत्र हो गया। तो एक निश्चित कालखंड विशेष में, एक निश्चित अवधि विशेष में, पीरियड की बात हम करना है यहां पर। ओके, एक अंतराल की बात करना है। अंतराल की बात जैसे हम क्या करेंगे, एक हमारा सेशन है जो कि हमारा जून 2019 से शुरू हुआ और मई 2020 तक रहा, वो एक पीरियड हो गया। उस पीरियड में निर्माण जैसा, यहां हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, निर्माण को अगर एक हमने पारिस्थितिकीय प्रदेश मान लिया, एक स्थान विशेष मान लिया, तो उसमें राजेश मिश्र नामक जीव जाति से जुड़े सदस्यों की कुल संख्या ही पारिस्थितिकीय जनसंख्या कहला जाएगी। अब ये किसी भी एग्जाम्पल में ले लें, सपोज एक वन प्रदेश है, एक फॉरेस्ट जोन है, एक फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड में हम पैंथरा टाइग्रिस की बात कर रहे हैं, हम बाघ की बात कर रहे हैं। जब हम एक बाघ की बात करें, जब हम एक बाघ की बात करें, एक बाघ के संदर्भ में जैसे हमने ले लिया कि किसी भी सपोज हम किसी भी टाइगर रिजर्व को उठा लिया, कि हमने नीलगिरी टाइगर रिजर्व को उठाया। नीलगिरी टाइगर रिजर्व में जब किसी एक पर्टिकुलर बाघ के बारे में बात की जा रही होगी तो वह बाघ इंडिविजुअल है, लेकिन वहां पे वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके अलावा और कई बाघ पाए जाते हैं। उन बाघों के कुल समूह को ही पारिस्थितिकी प्रदेश में बाघों की जनसंख्या कहा जाएगा, वहां पर उसे इकोलॉजिकल पॉपुलेशन कहा जाएगा। ओके मित्रों, मैं समझ पा रहा हूं, आप ठीक से यहां इसे समझ लिए होंगे। ओके, आगे ध्यान से समझते चलेंगे कि जीव था, जीव ने पारिस्थितिक जनसंख्या का निर्माण किया। आगे देखो ध्यान से, जो ये बाघ है, बाघ अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि यह अन्य जीवों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। इसका अन्य जीवों के साथ संबंध स्थापित हो रहा है किन चीजों को लेकर? पहला, आवास क्षेत्र को लेकर, शेल्टर को लेकर। दूसरा, फूड को लेकर, भोजन को लेकर। तीसरा, वाटर, जल को लेकर। चौथा, न्यूट्रिएंट्स को लेकर, पोषक तत्वों को लेकर। कुछ भी हो सकता है ना? आवास है, भोजन है, प्रजनन है, किन्हीं भी चीजों को लेकर वह अपने समीपी प्रदेश के अन्य जीवों के साथ अंतर क्रिया करता है, उनसे संबंध स्थापित करता है। सपोज कैसे? अगर जिस पारिस्थितिक प्रदेश की बात करें
उस पारिस्थितिक प्रदेश में बाघ है तो बाघ के साथ कुछ खरगोश भी हैं, कुछ हिरण भी है, कुछ नील गाय भी है, कुछ 12 सिंघे भी है, ये तो शाकाहारी वर्ग में आ गए। बाघ है, शेर भी होगा वहां पर कुछ गीदड़ भी होंगे, कुछ सियार भी होंगे, कुछ भेड़िया भी होंगे, अन्य प्रकार के जीव भी होंगे। बाघ है तो शाकाहारी वर्ग था, मांसाहारी वर्ग है, इसके साथ कुछ सर्वाहारी वर्ग भी होगा तथा जो शाकाहारी वर्ग है वह निर्भर होगा उत्पादकों पर, वनस्पतियों पर। अर्थात आप देख रहे हो नीलगिरी टाइगर रिजर्व है, वहां पर वनस्पतियां भी हैं, शोला फॉरेस्ट रीजन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है, तो उस फॉरेस्ट में वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों में वृक्ष है, झाड़ियां हैं, जिसको आप श्रब्स, हर्ब्स, घास है, सब कुछ है, और उसके साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के भी जीव हैं, और प्रत्येक जीव अलग अलग प्रजाति के हैं। हमने एक ही नीलगिरी टाइगर रिजर्व का ही उदाहरण लिया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही उदाहरण लिया। उस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीव उपस्थित है। एक प्रजाति क्या कहला गई? समान प्रकार के जीवों का समूह एक प्रजाति हो गया। उन जीवों के समूह की कुल संख्या पारिस्थितिकीय जनसंख्या कहला गई। अब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में विद इन द टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर मित्रों विभिन्न प्रजातियों के वैसे जीव, विभिन्न प्रजातियों के वैसे जीव जंतु जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे से अंतर क्रिया कर रहे होते हैं, उन जीवों का समूह ही पारिस्थितिक समुदाय कहलाता है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी कहलाता है। फिर से मित्रों एक लाइन में पीपीटी फॉर्मेट में मैंने आगे दिया हुआ है, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा उसे डाउनलोड करते हुए। मैं यहां पर समझा देता हूं कि कोई पर्टिकुलर स्थान है, निश्चित दिया गया समय है, उस समय में उस पारिस्थितिक प्रदेश जिसे स्थान के नाम से हमने जाना, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजातियों के जीव जो कि आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, उन अंतर संबंधित जीवों का समूह ही पारिस्थितिक जनसंख्या कहलाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, यहां पर देखो आप, यहां पर अर्थवर्म दिख रहा है, मेढक दिख रहा है, वनस्पतियां दिख रही हैं। ध्यान से देखेंगे अगर यहां पर तो वनस्पतियां हैं, वनस्पति के बाद यहां अर्थवर्म है, यहां पर मेढक है, और कुछ भी हो सकता था। यह सब एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से। तो इन जीवों का आपसी समूह जो कि आपस में संबंधित है उसे क्या कहा जाएगा? समुदाय कहा जाता है। पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं मित्रों, फिर एक एक करके चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे देखो ध्यान से कि यहां हमने क्या किया, यहां हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एक छोटा स्पेस लिया और उस स्पेस क्षेत्र में जीवों के अंतर संबंधों को बात किया। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में एक संपूर्ण तंत्र की बात करते हैं। सिस्टम, तंत्र, तंत्र मतलब जिसमें एक निश्चित व्यवस्था प्राप्त होती हो। तंत्र के बारे में क्या कहेंगे? तंत्र वह इकाई है जिसमें एक निश्चित व्यवस्था प्राप्त होती हो। तो निश्चित व्यवस्था है, निश्चित रूप से है। किसके किसके मध्य निश्चित व्यवस्था है? जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य। किस तरह की व्यवस्था है? जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य व्यवस्था ऊर्जा प्रवाह को लेकर है, ऊर्जा के संचार को लेकर है। ऊर्जा प्रवाह किस रूप में हो रहा है? भोज्य ऊर्जा के रूप में, फूड एनर्जी के रूप में, भोजन ऊर्जा के रूप में। तो देखो पारितंत्र क्या है? पारितंत्र यहां आप सब कुछ देख सकते हो। जल है, अजैविक घटक, पर्वत है, अजैविक घटक, बादल है, अजैविक घटक, सूर्य की किरणें हैं, अजैविक घटक। यहां पर सनरेज भी इनको प्राप्त हो रहे हैं। आपको पता है मित्रों, आपको पता है कि प्रत्येक वनस्पतियों का जीवन किस पे टिका हुआ है? सूर्य प्रकाश पर टिका हुआ है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही अपना भोजन निर्मित करेंगी। यहां सन है तो देखो सूर्य की किरणें हैं, बारिश है, आर्द्रता है, जल है,
स्थल मंडल है, पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव है, सारे पर डिटेल से चर्चा आगे इकोसिस्टम में प्रस्तुत की जाएगी। बट यहां संक्षेप में इसे समझो एक फ्लो चार्ट के रूप में मित्रों कि अजैविक घटक हैं, अजैविक घटकों के संयोग से यहां वनस्पतियां उत्पन्न हुई, इन वनस्पतियों को खाने वाला यहां शाकाहारी वर्ग होगा। देखो कैसे इस फ्लो चार्ट में आप इसे और ज्यादा बेहतर प्रकार से समझ पाओगे मित्रों, और बेहतर प्रकार से आप समझ पाओगे। देखो कैसा है, ये देखो आप यहां पर कि यहां भी हमने उसे दिखाया हुआ, दिस वन इज इंडिविजुअल। आपको यहां पर देखो, आपको एक इंडिविजुअल दिख रहा है। जो आप ये प्राणी देख पा रहे हैं मित्रों, ये 12 सिंघे की तरह आपको दिख रहा है, यह 12 सिंघा की तरह जो दिखता हुआ प्राणी है, आप उसे देखो, ये अकेला है तो इंडिविजुअल हो गया। इसके ही समान जाति के विभिन्न सदस्य हैं, तो यहां पर देखो आप, ये पॉपुलेशन हो गया। और यहाँ कम्युनिटी में देखो कि ये वन प्रदेश में यहाँ आउल भी है, मंकी भी है, रैबिट भी है ना, अलग अलग प्रकार के जंतु आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर कोनिफेरस वेजिटेशंस दिख रही हैं, हर्ब्स और श्रब्स दिख रही हैं। ये सारा चीज मिलकर जो आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इसे हम कम्युनिटी कहते हैं। इसकी विशद एवं व्यापक चर्चा अगर यहां देखो तो यहां पर आप इकोसिस्टम में देखो, यह जल तंत्र है, वनस्पतियां हैं, स्थल तंत्र है, यहां पर ये भालू आपको दिख रहा है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं। यह एक बड़ा विस्तृत वायुमंडल का क्षेत्र है जहां उड़ता हुआ ईगल दिख रहा है आपको। यह सारा एक पारितंत्र प्रदेश हो गया। पारितंत्र से बड़ी इकाई बायोम है, जिसे एक इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में लेंगे, और सबसे वृहत्तम इस इकाई बायोस्फीयर है। संदर्भ विशेष में हम अपने पृथ्वी को ही बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं मित्रों, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ओके, अब बस इसे संक्षेप में मित्रों आगे बढ़ाते हैं। इंडिविजुअल, वह कोई जीव जिसमें, वह कोई प्राणी जिसमें जीवन पाया जाता है, उसे इंडिविजुअल कहेंगे। वह निश्चित रूप से क्रियात्मक होता है, परिभाषा के रूप में हमने दिया है, इसे आप देख लेंगे। ओके, आगे समष्टि के बारे में हमने कहा, ध्यान रखेंगे जीव क्रियाशील निश्चित रूप से होगा, जो कि प्रभाव उत्पन्न कर रहा होगा। समष्टि के बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि समष्टि क्या है, एक ही जाति के, समय के विशेष के संदर्भ में हमने समझा दिया कि एक ही जाति के सदस्यों का समूह ही समष्टि कहलाता है। ओके, इंग्लिश में एक सरल सेंटेंस मैंने दे दिया है, इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल दैट बिलोंग्स टू ए सेम स्पीसीज। एक ही प्रजाति के जीवों से संबंधित होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। अब मित्रों हमें इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है, तो कैसे, देखो रही बात समष्टि या जनसंख्या की, तो समष्टि एवं जनसंख्या के बारे में आप समझो, मानव जनसंख्या से रिलेट कर सकते हो समझने के लिए इसे, कि समष्टि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जनसंख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और वो क्या क्या हैं, जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या का वितरण। पारिस्थितिकी प्रदेश में भी इन 3 मूल बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है मित्रों, विस्तार से समझना है क्योंकि इसमें हम कई चीजों पर चर्चा करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाएगा आपके साथ, ये वितरण, घनत्व, वृद्धि, तो आप सरलता से समझ पा रहे हो। इसमें 2-3 बिंदु हैं जो कि आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। पहला एक बिंदु आएगा जनन विभव, जैविक विभव भी इसे नाम से जानते हैं। जनन विभव एवं जैविक विभव एक ही है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। दूसरा शब्द आएगा इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, पर्यावरणीय प्रतिरोध। तो तीसरा शब्द आएगा वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। इन 3 शब्दों से रिलेट करके ही हम 3 बातों को करेंगे, वृद्धि, घनत्व एवं वितरण। वितरण तो मित्रों अलग अलग पारिस्थितिकी प्रदेश में अलग अलग प्रकार का प्राप्त होगा, जिसे बायोम में हम लोग ज्यादा क्लैरिटी के साथ स्पष्ट करेंगे। यहां मुख्य रूप से हम बात करेंगे जनसंख्या की वृद्धि की और जनसंख्या के वितरण की बात करेंगे। ओके मित्रों, तो कैसे, देखो